चलिए ये JEE एडवांस 2026 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 5 राइट स्टार्ट करते हैं। 4 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, ये 5वां क्वेश्चन है। कंसिडर 2 आइसोसेलेस प्रिज्म्स 1 and 2, ये 2 प्रिज्म दे रखा है इसमें विथ प्रिज्म एंगल्स एंड A1 and A2 और एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस N1 N2, एवरीथिंग इज गिवन इन द पिक्चर एज शोन इन द फिगर। द फेसेस A1 B1, देखो ज़रा देखो, ये A1 B1 ये वाला जो फेस है एंड A2 B2 ये फेस और पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों पैरेलल हैं एंड परपेंडिकुलर टू मिरर M, और ये इस मिरर पे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। ये दोनों फेस देखो मैं दिखा दे रहा हूँ, ये फेस ऐसे आएगा, ये पैरेलल, और ये फेस ऐसे आएगा, ये भी पैरेलल, ठीक है। ये दोनों पैरेलल यानी इसके परपेंडिकुलर है, ये कोई दिक्कत ही नहीं। उसके बाद क्या होगा, इफ़ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द फेस A1 C1, यहाँ से इस पे इंसिडेंट है ये, एंड इमर्जेस फ्रॉम द फेस A2 C2, यहाँ से निकल के इस वाले फेस से, है ना, ये रे, ये इमर्जेंट रे है और ये इंसिडेंट रे फर्स्ट फेस, देन द करेक्ट स्टेटमेंट्स इज और आर, यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम हियर। तो ये थोड़ा सा फिगर हम लोग बना लें, है ना, मैं कोशिश यही पे करता हूँ। एक चीज़ और दिखा लो, यहाँ पे मैं एक लाइन ये पहले ड्रॉ कर लो, दिस लाइन ऐसे, इसको यहाँ ड्रॉ करो, कुछ रिलेशन हम लोग पहले निकाल लेते हैं। ये E1 है, ये 90 डिग्री है, तो दिस इज 90 माइनस E1, पता ही होगा। और ये चूँकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, ये इंसिडेंट एंगल है, रिफ्लेक्टिंग एंगल, तो ये हो जाएगा, ये भी सेम ही होगा ना, यानी 90 माइनस E1 ही होगा, मैं लिख दे रहा हूँ 90 माइनस E1, है ना। अब फिर यहाँ अगर आप डाल दोगे तो ये भी 90 डिग्री, तो ये I2। अब ज़रा देखो, ये वाला अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं तो यहाँ ये वाला 90 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो 90 डिग्री, कुछ रिलेशन पहले निकाल लेता हूँ। 90 प्लस ये एंगल ज़रा देखो क्या है, ये है 90 माइनस E1 है यहाँ से, है ना। देखो ये 90, ये E1, तो ये 90 माइनस E1, और चूँकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट के बराबर होता है, तो ये एंगल मैं 90 माइनस E1 ही है, यहाँ मैं लिखूँगा 90 माइनस E1 और प्लस ये I2, है ना। तो कौन कौन सा एंगल लिया हमने इस ट्रायंगल में, ये एंगल 90 डिग्री, I2 ले लिया हमने, और ये वाला एंगल ले लिया। ये ऑब्वियसली 90 माइनस I2 भी होगा, लेकिन मैं इससे रिलेट कर रहा हूँ और बताऊँगा मैं क्या रीज़न है। एंड ये तीनों का सम कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री, ये 180, 90 90 कैंसिल होगा, तो यहाँ से एक रिलेशन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दिस इज I2, यानी I2 इज इक्वल टू E1, एक रिलेशन ये आ गया यहाँ से। और ये क्यों आया ये याद रखना, ये क्योंकि पैरेलल था ये साइड और ये मिरर पे रिफ्लेक्शन हो रहा था, तो उससे ये रिलेशन हमारे पास आ गया। अब आगे पढ़ते जाओ। ये बोला कि इफ़ बोथ द प्रिज्म्स आर एट मिनिमम डेविएशन, पहला चॉइस हम निकालेंगे, पहला ऑप्शन देख रहे हैं कि सही है या नहीं। तो इस केस हम जानते हैं कि अगर ये मिनिमम डेविएशन का केस होगा तो ये इंसिडेंट एंगल और यहाँ वाला इमर्जेंट एंगल दोनों बराबर होता है, तो मैं लिखूँगा I1 इज इक्वल टू E1, पहला रिलेशन, ठीक है। और E1 यहाँ से इस केस में I2 के बराबर आ गया, इसकी वजह से E1 किसके बराबर आ गया, I2 को लिख दिया हमने। और चूँकि ये बोला कि इफ़ बोथ द प्रिज्म्स आर एट मिनिमम डेविएशन, तो ये वाला प्रिज्म में मिनिमम डेविएशन, इसमें भी इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल सेम होगा, तो दिस I2 इज इक्वल टू E2, तो ये I2 यहाँ किसके बराबर होगा, E2 के बराबर। तो अगर दोनों प्रिज्म मिनिमम डेविएशन वाले केस में है तो ये पूरा का पूरा रिलेशन वैलिड होगा, याद रखना है। फॉर मिनिमम डेविएशन फॉर बोथ द प्रिज्म्स, सब जगह वैलिड नहीं है, ये कहाँ वैलिड है, फॉर मिनिमम डेविएशन फॉर बोथ प्रिज्म्स, है ना। अंडर दिस सिचुएशन, ये चूँकि मिरर यहाँ पे था और ये परपेंडिकुलर था ये दोनों साइड, तो उसके हिसाब से ये रिलेशन भी आ गया, तो यहाँ से ये चीज़ बराबर हो गई। अब आगे बढ़ो, ये कह रहा है कि इस केस में ये रिलेशन आपका सही है कि नहीं पता लगाइए। तो एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, जब मिनिमम डेविएशन होता है तो आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए हमने एक ये इंसिडेंट रे लिया यहाँ से, है ना, ये I1 है और यहाँ से ये हो जाएगा, तो ये आपका R1 होता है, राइट। फिर यहाँ हो गया ये R2 होगा अंदर वाला, और ये इमर्जेंट है आपका E1, ठीक है ना। तो फॉर मिनिमम डेविएशन केस हम लोग ये भी जानते हैं कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू A/2, है ना, जो प्रिज्म एंगल होता है उसका हाफ, तो ये होगा A1/2, ये है फॉर प्रिज्म नंबर 1। प्रिज्म 1 के लिए भी ये केस वैलिड है, और यही सिचुएशन उसके लिए भी, प्रिज्म 2 के लिए भी वैलिड है, क्योंकि वहाँ भी मिनिमम डेविएशन वाला केस है। तो मैं R1 और इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू A2/2 भी लिख रहा हूँ, हालांकि इसको R1 डैश वाला कर देना चाहिए,
बट स्टिल चलिए कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ मिल रहा है, ठीक है, ये सेकंड प्रिज्म के लिए। तो उस हिसाब से मैं अगर देखूँ तो ज़रा देखो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, स्नेल्स लॉ लगाओ इस पॉइंट पे, है ना, तो मैं क्या लिखूँगा 1 इंटू साइन I1, क्योंकि इस साइड तो एयर है, 1 इंटू साइन I1 इज इक्वल टू N1 इंटू साइन R1, और साइन R1 क्या है, N1 इंटू साइन R1 की वैल्यू यहाँ पे है A1/2, A1/2। इक्वेशन नंबर 1 कर लेता हूँ मैं। सिमिलरली यहाँ लगा सकते हो, इस वाले पे स्नेल्स लगाओ, तो इसमें क्या है 1 इंटू साइन I2, ठीक है ना, इज इक्वल टू N2 इंटू साइन R2, या R2 भी कह सकते हैं, R1 डैश कर सकते हैं, यहाँ पे R2 तो इसमें ले लिया मैंने, R1 डैश, तो यहाँ पे हो जाएगा N2 इंटू साइन A2/2, इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब यहाँ ज़रा चीज़ देखो, इस पर्टिकुलर केस में जहाँ मिनिमम डेविएशन है दोनों प्रिज्म के लिए, तो हम ये देख रहे हैं कि I1 और I2 बराबर, देख लो I1 इज इक्वल टू I2, तो ये दोनों वैल्यू जो हो गई बराबर हो गई, बराबर हो गई, तो यानी कि ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ, अब पहले इसको लिख रहा हूँ, N2 साइन A2/2 इज इक्वल टू, ये इसके बराबर हो जाएगा N1 साइन A1/2। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ गया N2/N1, N1 नीचे आ गया, बचेगा क्या राइट साइड में, साइन A1/2 बाई साइन A2/2। ये हमारे पास रिलेशन आना चाहिए, और वही है भी यहाँ पे N2/N1 बराबर साइन A1/2 बाई साइन A2/2, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही है हमारा, क्लियर है। अब आगे दूसरा, इफ़ प्रिज्म 2 इज़ एट मिनिमम डेविएशन, अब यहाँ 1 की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है कि प्रिज्म 2 अगर मिनिमम डेविएशन है तो ये रिलेशन ज़रा बताइए कि सही है कि नहीं। तो प्रिज्म 2 अगर मिनिमम डेविएशन में है तो हमारे पास रिलेशन देखो क्या होगा, इस केस में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे प्रिज्म 2 मिनिमम डेविएशन, प्रिज्म 2 का केस हमने यहाँ पे लिखा है, ये वाला केस, तो ज़रा देखो क्या होगा, इस केस में आएगा साइन I2 इज इक्वल टू क्या है, ज़रा देखो प्रिज्म 2 का एक केस ही है ना, साइन I2 बराबर N2 इंटू साइन A2/2, ये वाला केस। तो राइट साइड में तो ठीक है N2 साइन A2/2 है, लेकिन ये कह रहा है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन I1 दिया हुआ है, हमारे केस में क्या आ रहा है, साइन I2 आ रहा है। हालांकि I2 I1 के बराबर है, लेकिन डायरेक्टली नहीं है, किस केस में ज़रा पता लगा, ध्यान मैंने समझने की कोशिश करो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इसने एक वर्ड लगा दिया है ऑलवेज, ऑलवेज नहीं रहता, तो ये ट्रू हो सकता था इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, लेकिन यहाँ बोला कि हमेशा ऐसा होगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। क्यों कि I2 जो है एक्चुअल में किससे बराबर है, I2 जो है देखो यहाँ से I2 जो है E1 के बराबर, तो हम इसको ज़्यादा क्या लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू साइन E1, साइन E1 बराबर दिस। लेकिन E1 जो है वो I1 के बराबर कब होगा, यानी हमने ये कब लिखा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर कब होगा, जब ये वाला प्रिज्म मिनिमम डेविएशन में होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ़ प्रिज्म 2 एज मिनिमम डेविएशन, प्रिज्म 1 की बात नहीं कर रहा है, अगर प्रिज्म 1 भी मिनिमम डेविएशन में होता तो फिर तो ये रिलेशन ऑलवेज ट्रू हो जाता है। लेकिन कह रहा है कि प्रिज्म 2 सिर्फ मिनिमम डेविएशन में है, 1 नहीं है, तो जब 1 नहीं है तो फिर E1 को हम I1 के बराबर नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अब ये केस कभी आएगा नहीं, साइन I1 वाला केस आएगा नहीं, इसलिए ये रॉन्ग हो गया, बी ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाओ, अब इसको थोड़ा मैं मिटा दूँ। अब आइए नेक्स्ट, इसमें ज़रा पता लगाओ क्या है कि इफ़ बोथ द प्रिज्म्स 1 and 2 आर थिन एंड आर एट मिनिमम डेविएशन, फिर यहाँ भी वही केस आ गया कि दोनों थिन भी है और दोनों मिनिमम डेविएशन में, तो तुमने बताया दिया कि फिर इस केस में क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू E2, सब बराबर आ गया था, याद है ना, जब दोनों मिनिमम डेविएशन केस में है। तो ये हमारे पास इस केस में वैलिड हो जाएगा सी के लिए। अब ये ज़रा पता लगाओ कि थीटा में और इसमें क्या रिलेशन है। तो देखो यहाँ से अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल ऐसे बना दूँ, खूब ध्यान समझना इस पार्ट को, तो ये वाला जो एंगल है, मैं इसको दोबारा यहाँ बना रहा हूँ, ये एक्चुअली सिचुएशन क्या है मैं बल्कि रेड से दिखा रहा हूँ, ये वाला एंगल जो यहाँ से ऐसे ऐसे, ये एंगल जो है, ये एंगल कितना है बताओ, ये एंगल है आपका A1/2, ये एंगल A1/2, ये 90 डिग्री, तो ये कितना बचेगा, दिस एंगल विल बी 90 माइनस A1/2, यही होगा। सिमिलरली इधर निकालोगे तो ये आ जाएगा 90 माइनस A2/2, और ये ट्रायंगल बन गया। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि थीटा प्लस 90 माइनस A1/2 प्लस 90 माइनस A2/2, पूरे ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है 180,
तो ये 180 90 90 कैंसिल, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हो क्या आ रही है, थीटा आ रहा है A1 प्लस A2/2। क्लियर है बिल्कुल। अब जरा देखो मिनिमम क्या कह रहा है कि 1 and 2 आर थिन भी है और एट मिनिमम डेविएशन में, तो उस केस में जो डेविएशन की वैल्यू आती है डेल्टा एम, ये आता है म्यू लिख लीजिए या एन लिखिए, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से शो करा तो कोई मैं म्यू ही लिख रहा हूँ क्योंकि मेरी आदत है, मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से शो करता हूँ। तो म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब देखो अगर ये 1 का केस है तो यहाँ A1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये 2 सेकेंड प्रिज्म की बात करेंगे तो ये हो जाएगा बल्कि यहाँ भी लिखो μ1 माइनस 1 इंटू A1 और ये हो जाएगा μ2 माइनस 1 इंटू A2। क्लियर है। और अब आप इस रिलेशन में पुट कर दो क्योंकि थीटा की वैल्यू बता रहा है ना, थीटा निकालना है, तो मैं थीटा लिखूँगा, क्या हो जाएगा ज़रा बताओ, थीटा हो जाएगा A1/2। तो यहाँ A1 कितना है, A1 की वैल्यू आ रही है डेल्टा M1 बाई μ1 माइनस 1 और A1/2 है तो यहाँ नीचे 2 आ जाएगा है ना, लेकिन A1/2 अगर मैं लिखूँगा तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। तो लिखो देखो थीटा बराबर क्या है A1/2 फिर A2/2। तो A1/2 आ रहा है आपका डेल्टा M1/2 μ1 माइनस 1 प्लस A2/2 भी वैसे ही आएगा, तो सिर्फ यहाँ क्या हो जाएगा डेल्टा M2/2 μ2 माइनस 1। तो देखो है या नहीं, डेल्टा M1/2 N1 माइनस 1 प्लस डेल्टा M2/2 N2 माइनस 1, ये भी सही है, यानी दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, AC आ गया। देखो यहाँ प्रिज्म 1 जो है चूँकि मिनिमम डेविएशन पे है तो इसके हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे, I1 इज इक्वल टू E1 जो लिखा ही जाएगा। और इस ज्योमेट्री से हम लोगों ने क्या प्रूव किया था कि E1 जो है वो I2 के बराबर है, यहाँ तक तो सही है। लेकिन चूंकि ये वाला प्रिज्म अभी मिनिमम डेविएशन में नहीं है तो I2 और E2 बराबर नहीं हो, तो I2 इज़ नॉट इक्वल टू E2, यहाँ तक तो सही। अब यहाँ क्या कह रहा है ये हमको प्रूफ करना है। तो पहली बात कि चूँकि ये मिनिमम डेविएशन में है तो एक चीज़ और यहाँ समझ लेंगे कि इस केस में जो R1 आता है, फर्स्ट वाला केस है ना, तो R1 इज इक्वल टू R2 बराबर A1/2 होगा। मिनिमम डेविएशन के केस में ये भी सही होता है। अब यहाँ पे ज़रा स्नेल्स लॉ अप्लाई करो तो मैं क्या लिखूँगा, 1 इंटू साइन I1 इज इक्वल टू N1 इंटू साइन R1 और R1 कितने बराबर है A1/2। तो यहाँ से तो हमारे पास क्या आ रहा है, साइन I1 बराबर इतना N1 इंटू साइन A1/2, लेकिन और यहाँ I2 दे रखा है। तो ज़रा देखो इस पर्टिकुलर केस में I1 जो है E1 के बराबर है, तो इसको हम बराबर लिख सकते हैं साइन E1 और E1 इस केस में I2 के बराबर है, नो डाउट। तो यहाँ से आ जाएगा दिस इज इक्वल टू साइन I2 बराबर दिस मच, यानी N1 इंटू साइन A1/2। और ये हमेशा सही होगा। अगर प्रिज्म 1 आपका मिनिमम डेविएशन में है तो यहाँ रिलेशन तो आपके पास वैलिड है ही, लेकिन अगर ये मिनिमम डेविएशन में नहीं है तो ये बराबर नहीं होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो पहुँच ही सकते हैं, तो ये आपका हमेशा ट्रू हो जाएगा। तो ये देखो ये ऑलवेज ट्रू है, तो इस सिचुएशन में ये बिल्कुल सही है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, A, C and D। देखिए यहाँ लिखा हुआ A, C and D, दिस इज डन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब यहाँ आइए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो क्या कह रहा है कि इन अ वैक्यूम चैम्बर अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 1 कूलम। ज़रा बनाते जाओगे क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा इसमें डेटा वगैरह दे रखा है, तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट केयरफुली। ये आपका x है और ये y अपवर्ड है और ये z प्लेन जो है ऐसे ही है, z प्लेन हॉरिजॉन्टल है और y अपवर्ड इसमें दे रखा है। तो चार्ज क्या है, चार्ज इज़ 1 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 कूलम एंड मास इज़ 1 मिलीग्राम का मतलब 10⁻⁻6 kg। तो यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा कि Q/m का जो रेशियो आ रहा है इट इज़ 1। मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आसानी रहे। Q/m जहाँ भी आएगा तो ये वैल्यू 1 के बराबर है ना, 10⁻⁻6 बाई 10⁻⁻6 1 हो गया। अब आगे बढ़ो, इस प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी I + 2j। यहाँ से इसको ऐसे फेंका गया है और ये जो वेलोसिटी है ना, ये एंगल आप थीटा मान लो। तो ये u वेक्टर जो हमारे पास है वो क्या है, u इज इक्वल टू I + 2j। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इस केस में u cos थीटा अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन के हिसाब से आओ तो u cos थीटा की वैल्यू 1 है और u sin थीटा की वैल्यू 2 है। फॉर्मूला के हिसाब से हालांकि ज़रूरत नहीं लिखने की, बट स्टिल। और tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये आपने फेंका और आगे इन्फॉर्मेशन और भी है इसमें कि फ्रॉम द एग्जैक्ट प्लेन एट t = 0, यहाँ पे t = 0 पे आपने इसको थ्रो किया है, आगे मूव करेगा इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1 I वोल्ट पर मीटर। यानी राइट साइड पे आपके पास इसमें I डायरेक्शन में एक 1 वोल्ट
पर मीटर का ये भी है। तो यहाँ निकाल लें, एक्सेलरेशन हो जाता है QE/m। तो इसकी वजह से x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा, तो Q/m तो 1 हो गया, यहाँ देखो दे रखा है, और E भी 1 ही है, यानी ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलॉन्ग I डायरेक्शन। ये एक्सप्रेशन हमने लिख दिया है, तो एक सीधा सीधा लिखो कि AX यानी एक्सेलरेशन यहाँ x में है और कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक वेरिएशन होगा। और ठीक है, और ये कब तक है, ये है अप टू t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड। इसके बाद वो स्विच ऑफ हो जाएगा। एट t इक्वल टू 0.2 सेकेंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ एंड अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना टेस्ला इज स्विच्ड ऑन। इसके बाद जो है यानी आफ्टर t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड b इतना लगने लग रहा है, कितना है 6J टेस्ला, ठीक है, यानी y डायरेक्शन में। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो खैर -10 है, अंडरस्टूड है, को दिक्कत नहीं, यानी AY की वैल्यू -10 है, वो हम लोग लिख लेंगे -10 मीटर पर सेकेंड। ग्रेविटी तो है ही ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, तो स्टार्ट करो यहाँ से। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसे मूव करेगा, ऐसे, है ना। हम पता लगाने जा रहे हैं सबसे पहला काम कि 0.2 सेकेंड पे जा कर के इसका मोशन की वेलोसिटी क्या है। तो पहले Vy निकालते हैं, देखते हैं 0.2 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी क्या होगी। Vy इज इक्वल टू Uy माइनस या प्लस AYT। तो Uy आपको ये है, तो ये 2 है ना, U का Y कंपोनेंट 2 है, और AY माइनस G है, तो माइनस G यानी 10। Y में तो कोई अभी एक्सेलरेशन लग ही नहीं रहा है, और T कितना है 0.2, तो ये हो गया 2। तो यानी 10 इंटू 0.2 इज़ 2, 2 माइनस 2 इज़ 0, यानी Vy 0 हो गया, यानी ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे, यानी यहाँ पहुँचेगा, ठीक है ना। ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट वाला, हाईएस्ट हाइट वाला फॉर्मूला भी आप निकालोगे कि कितना हाइट पहुँचा यहाँ पे। एनीवेज, और इस चीज़ की वेलोसिटी जो होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी, वो कितनी होगी ज़रा देख लो, क्योंकि यहाँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है, तो वो भी अप्लाई कर लो। तो हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे Vx जो होगा वो होगा Ux प्लस AXT, है ना। तो Ux क्या है, देखो U का x कंपोनेंट 1 है और AX भी 1 ही है और T है 0.2, तो ये वैल्यू आ रही है 1.2 मीटर पर सेकेंड x इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे ऐसे 1.2 मीटर पर सेकेंड से पार्टिकल आगे बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ना शुरू हुआ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ हो गया, यानी अब एक्सेलरेशन x में ख़त्म और दूसरी तरह का मोशन हो जाएगा। अब इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड आपने स्विच ऑन कर दिया है इस मोमेंट के बाद। तो पहले हम देखते हैं कि इस आगे पूछ क्या रहा है। द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एग्जैक्ट प्लेन एट t इक्वल टू 0.3 सेकेंड पूछ रहे हैं। तो पहले पॉइंट, क्योंकि इसके बाद मोशन चेंज हुआ है, तो पहले हम यहाँ निकालना जाने कि 0.2 सेकेंड में ये हाइट कितनी, कहाँ पहुँचा ये बेसिकली। तो ये चूँकि मैक्सिमम हाइट है अपने प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो Uy स्क्वायर अपॉन 2G, याद है ना, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G होता है। तो U का Y कंपोनेंट 2 है, तो इसको स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और 2G मतलब 20, तो यानी 0.2 मीटर यानी 20 सेंटीमीटर ये है। तो ये हाइट आपकी 20 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ ज़रा बहुत ध्यान समझना, इसके बाद का जो मोशन है वो क्या होगा कि इस पर जो फोर्स लग रहा है, एक तो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, वो किधर लगेगा ज़रा देखो, इसमें ये I डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फोर्स जो इसके बाद रहेगा वो होता है QV क्रॉस B, QV क्रॉस B, यही होता है ना, मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो स्पीड को चेंज नहीं करता है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये वाला हम लोग जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से ये वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, तो इसकी वजह से कोई स्पीड चेंज नहीं होती परपेंडिकुलर होने की वजह से। वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर रहता है ये, तो वो सिर्फ सर्किल में घुमाता रहता है ना। तो अल्टीमेटली इसकी जो वेलोसिटी अब चेंज हो गई वो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरना शुरू करेगा, इसकी बात ये है ना। लेकिन नीचे सिंपली नीचे नहीं कर रहा है, इसकी वजह से क्या होगा ज़रा देखो, QV क्रॉस B के हिसाब से क्या होने जा रहा है इसका, ये नीचे भी गिरेगा आगे, लेकिन अभी से यहाँ से क्या होगा QV क्रॉस B, V क्या है हम बाद में Q की वैल्यू पुट करेंगे, सिर्फ डायरेक्शन यहाँ निकालने जा रहे हैं। तो V है यहाँ पे 1.2 I क्रॉस B क्या है, B देखो यहाँ पे क्या रखा है, B 6J, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है और ये 6J, तो हम सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो I क्रॉस J यानी K आ रहा है, तो यहाँ से यानी ये K डायरेक्शन में फोर्स लेगा, तो यानी ये सर्किल ऐसे मूव करेगा, ऐसे, क्लियर। लेकिन सिर्फ ऐसी सर्किल में नहीं मूव करता रहेगा, क्योंकि अब नीचे उसको ग्रेविटी भी पुल कर रही है डाउनवर्ड, तो नीचे भी जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, तो एक तरह से वो हेलिक्स बनेगा यहाँ पे, इस टाइप से मूव करेगा, ऐसे घूमता हुआ नीचे आएगा, ठीक है।
तो यहीं तक आना है, नीचे ज़मीन फाड़ के नीचे नहीं आएगा, यहाँ तक आएगा। तो अब हमारे पास जो बात है बेसिकली कि वाई का मोशन तो इंडिपेंडेंट है, वाई को नीचे, वाई इसको नीचे कौन ला रहा है, वो तो उसे ग्रेविटी ला रही है। तो यहाँ से एक चीज़ याद रखना, ये कब तक पहुँचे हम, यहाँ हम लोग पहुँचे हैं 0.2 सेकेंड में, जब भी हमने निकाला है ना h इज इक्वल टू हाफ ये यू स्क्वायर बाय 2g, तो ये किस पॉइंट पे हमने निकाले, v जो 0 हुआ था, t हमने क्या लिया था 0.2 सेकेंड, तो 0.2 सेकेंड में यहाँ हम लोग पहुँचे हैं। और ये बोला है 0.3 सेकेंड, यानी इसके बाद 0.1 सेकेंड और बचा, तो 0.1 सेकेंड में अब वो तो नीचे गिरना शुरू करेगा। तो उसके लिए हम हाइट निकालने जाने की कितना नीचे करेगा, तो वर्टिकल हाइट वो नीचे जो जाएगा वो हो जाएगा वर्टिकल में इनिशियल यहाँ पे तो 0 है, तो वो सीधा सीधा कितना हो जाएगा हाफ GT स्क्वायर 10, और t कितना लेंगे 0.2 सेकेंड तो हो ही चुका, अब हमको इसमें 0.1 और चाहिए, तो 0.1 का मतलब 0.01 हो गया। तो ये आप कर लो, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगा 0.05 मीटर यानी 5 सेंटीमीटर। तो अब ज़रा देखो 20 सेंटीमीटर तो ऊपर गया, और कितना सेकंड में 0.2 सेकंड में 20 सेंटीमीटर ऊपर गया है, और अगले 0.1 सेकंड में वो 5 सेंटीमीटर नीचे चलाया, तो अल्टीमेटली मान लो कि वो कहीं यहाँ पहुँचा। तो ये हाइट अब कितनी बच गई, 20 माइनस 5 यानी 15 सेंटीमीटर। तो ये आंसर होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट तो सही है इसका, ये पार्ट 15 सेंटीमीटर दिया है, दिस इज करेक्ट। अब आगे वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एग्जैक्ट प्लेन एट 0.4 सेकंड भी देख लेते हैं। तो यहाँ तो ऑलरेडी निकाल ही लिया हम लोग, 0.2 सेकंड में यहाँ पे था, और 0.4 बढ़ा दिया, यानी 0.2 और हमको निकालना पड़ गया, अगले 0.2 सेकंड में कहाँ पहुँचा। तो ज़रा देखते हैं कि कितना नीचे गया है। यहाँ से 0.1 सेकंड में तो 5 सेंटीमीटर नीचे गया था, अब यहीं से अगर हम 0.2 सेकंड ले लें तो देखते हैं कितना नीचे गया है। तो हाफ इंटू जी इज 10, और 0.2 का स्क्वायर यानी 0.04, तो ये हो जाएगा 0.4/2 यानी 0.2 मीटर यानी 20 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि अगले 0.2 सेकंड में ये फिर नीचे चला आएगा यहाँ तक, ये ना 20 सेंटीमीटर नीचे, 20 सेंटीमीटर ऊपर गया 0.2 सेकंड में, और अगले 0.2 सेकंड में 20 सेंटीमीटर नीचे, तो ग्राउंड पे आ गया वो 0 हो जाना चाहिए, लेकिन ये बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर, तो ये रॉन्ग है आपका, दिस नॉट करेक्ट। ठीक है। द पार्टिकल विल बी इन दी एग्जिट प्लेन एट 0.35 सेकेंड। सही बात है कि ग्राउंड पे हमने, अब देखो ये आंसर जो निकाले, इसी का आंसर यहाँ भी मालूम हो जाएगा। ये 0.4 सेकेंड में वो 0 पे आया है, और ये बोला कि नहीं ग्राउंड पे आया 0.35 सेकेंड में, तो ये भी रॉन्ग है। अब यहाँ एक क्वेश्चन बचा हुआ है कि द रेडियस ऑफ द ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल फॉर दिस इज। तो जब ये सर्किल में जाना शुरू करेगा तो एक्चुअली अब यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है। एक तो ये कि अगर ये सर्किल का रेडियस पूछ रहा है तब तो फॉर्मूला हमारे पास है, वो फॉर्मूला क्या है, R = mv/qb। तब आप पुट कर लेना m बाई कितना, q/m तो 1 होता है, या m/q तो 1 ही दे रखा, तो सिर्फ v/b बचेगा। तो v कितना हो रहा है, देखो v हमारे पास 1.2 है, v परपेंडिकुलर ही होता है उसमें, mv परपेंडिकुलर/q भी होता है, सर्कुलर पाथ जब जाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड में, तो v जो है वो परपेंडिकुलर पार्ट लेते हैं बेसिकली वो जो सर्किल का टेंजेंट होता है। तो v इज़ 1.2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये स्पीड नहीं बदलेगी और b कितना है, b इज़ 6, तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर, अगेन इट इज़ ये 20 सेंटीमीटर ही आ गया आंसर, तो ये 20 सेंटीमीटर ही है। तो अगर ये सर्किल का रेडियस पूछ रहे हैं तब तो ये आंसर सही है। अगर ये ट्रैजेक्टरी का पूछ रहे हैं तो जाहिर है वो नीचे भी जा रहा है ना, इससे करता है ऐसे नीचे आता जा रहा है, तो ट्रैजेक्टरी का जो रेडियस होगा थोड़ा सा डिफरेंट होगा। एनीवेज अभी आप चेक कर लीजिएगा कि क्या देते हैं वो, तो अगर मैं वही मानो उसको मान करके मैं इसको सही मान रहा हूँ। रेडियस ऑफ सर्किल के लिए यस, रेडियस ऑफ ट्रैजेक्टरी के लिए नो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन नंबर 7, 2 चार्जेस Q1 = Q एंड Q2 = MQ आर प्लेस्ड। तो चलो मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, मान लो कि ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस मान लिया हमने, ये y एक्सिस मान लिया, और P1 P2 एक पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ, P1 इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है AB, और इस पे जो चार्ज है वो है Q, क्लियर है। और दूसरा आपका यहाँ पे है P2, इसका कोऑर्डिनेट है MA और MB, और इस पे चार्ज है MQ, क्लियर है बिल्कुल। इन दी एक्स वाई प्लेन वेयर A एंड B इज नॉट इक्वल, ठीक है, MB 0 नहीं है। ओके, if V1 is the potential at a point in the xy plane due to charge Q1
एंड V2 इज द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। एक्सपान एक तीसरा पॉइंट वो ले रहा है, वो पॉइंट हम यहाँ P मान लेते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल V एट P ड्यू टू चार्ज Q1, अच्छा Q1 क्या है, Q1 इज ठीक है, ड्यू टू चार्ज Q1 यानी Q वो दे रखा है V1, और उसी पॉइंट पे ड्यू टू चार्ज Q2 जिसको MQ बोल रहे हो, जिसकी पोटेंशियल कितना है V2, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर दी पॉइंट्स एट विच V1 V2 को बराबर करके आपको निकालना है कि कौन कौन सा सही होगा। तो ज़रा देखते हैं, हमको V1 इक्वल टू V2 करना है, एक बात तो सही है, ऐसे ही ये इसी को यूज़ करना है हमें, ये किस किस पॉइंट्स पे होगा। तो ज़रा देखो, इस पर अगर मैं कर लूँ, इसका मान लो कोऑर्डिनेट है XY मान सकते हैं, तो V1 जो होगा वो क्या होगा, ज़रा देखो, वो हो जाएगा V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K इंटू V1 ये वाला इसकी वजह से, तो KQ बाई PP1, और ये हो जाएगा K इंटू MQ बाई PP2, ठीक है ना। KQ बाई R होता है, बराबर है, मैंने जो यहाँ करा। तो क्या क्या कैंसिल हो गया, ज़रा देखो, KQ और KQ कैंसिल, तो 1 बाई PP1, PP1 कितना होगा, अंडर रूट x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर, क्लियर बिल्कुल। और ये हो जाएगा m बाई PP2, तो PP2 कितना हो जाएगा, x माइनस एम ए होल स्क्वायर, ठीक है, एंड y माइनस एम बी होल स्क्वायर, ठीक है। अब चलो इधर इसको इधर लाते हैं, इसको उधर ले आते हैं, स्क्वायर भी कर देते हैं। तो स्क्वायर जब करेंगे तो थोड़ा सॉल्व करना हो, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस एम ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस एम बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर, और ये हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास मेन इक्वेशन, अब सारा खेल इसी पे होगा, इसी में वैल्यूज पुट करते जाएंगे, हमारा आंसर आता जाएगा। तो चलो स्टार्ट करो मैं बोला कि अगर m की वैल्यू -1 पुट करें तो लोकस ऑफ दिस पॉइंट्स इज दिस, हम लोकस ही निकाल ही रहे हैं, तो m की वैल्यू -1 ज़रा पुट करो। तो m की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले मैं निकाल रहा हूँ, m की वैल्यू अगर -1 है तो ये हो जाएगा x प्लस ए होल स्क्वायर, किसका कॉल आ रहा है, ये हो जाएगा x प्लस ए होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस y माइनस प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू m -1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, तो फिर यहाँ भी लिखेंगे x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर, क्लियर है बिल्कुल। तो इसको सॉल्व कर दूँ मैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इधर भी आएगा, एक्स स्क्वायर इधर भी आएगा कैंसिल, वाई स्क्वायर इधर भी आएगा, वाई स्क्वायर इधर भी आएगा कैंसिल, ए स्क्वायर इधर भी आएगा, ए स्क्वायर इधर भी आएगा कैंसिल, बी स्क्वायर इधर भी आएगा, बी स्क्वायर यहाँ भी आएगा कैंसिल, बचेगा क्या, इस लेफ्ट साइड में बचेगा 2ax प्लस 2by, और राइट साइड में बचेगा -2ax माइनस 2by, ठीक है। अब इसको ऐड करें, 2ax इधर, 2ax 4ax, और ए भी इधर करके 4by इज इक्वल टू 0, 4 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ax प्लस by इज इक्वल टू 0, यानी पहला ऑप्शन तो सही है, इतना तो हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब सेम काम करना है, मेरे ख्याल से आप लोग भी कर लोगे, बट इसलिए मैं दिखाने जा रहा हूँ कि क्या होने जा रहा है। अगर आप लोग का मैथ्स ठीक ठाक है तो आप आसानी से सर्किल वगैरह का रेडियस निकाल, एम की वैल्यू अगर 2 होगा तो क्या होगा देखो चलो अगला देख लेता हूँ मैं, अगला क्या है, m इज इक्वल टू -2 कह रहा है करने के लिए, तो वो भी आप कर लीजिए। तो मैं इसी में बल्कि पुट कर रहा हूँ कि m की वैल्यू अगर -2 पुट कर दूँ, -2 है ना, m की वैल्यू 2 बल्कि, हाँ m की वैल्यू 2 है पहले, तो उस केस में क्या होगा ज़रा देखो, x माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर, तो यहाँ 4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर, राइट।
तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4ax माइनस 4by है ना, प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब देखो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा सब में, तो यहाँ भी आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2ax इंटू 4, तो माइनस 8ax माइनस 8by है ना, प्लस फिर a स्क्वायर तो इंटू 4, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो कैंसिल ही हो गया यहाँ से यहाँ तक, 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर। अब देखो 4x स्क्वायर इधर है कि x स्क्वायर, तो ये इधर जा करके माइनस हो जाएगा 3, तो मैं लिखूँगा 3x स्क्वायर और 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, माइनस 8x प्लस 4x, तो माइनस 4x, फिर से मतलब ये हो जाएगा माइनस 4by, बाकी कुछ बचा नहीं, 0 हो गया। तो अब ये एक सर्कल का इक्वेशन कैसे है, इसको 3 से डिवाइड भी कर दो, तो 3 से डिवाइड करो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4a/3 x माइनस 4b/3y इज इक्वल टू 0। आप लोग जानते हैं कि ये माइनस 2gx माइनस 2fy के फॉर्मेट है, तो इसका जो सेंटर का कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे होता है पता है ना, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x/2 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x/2 सिमिलरली माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y/2। याद होगा ये सर्किल का इक्वेशन अगर आपको याद है तो सेंटर कितना होगा माइनस, तो यहाँ माइनस पहले से माइनस और यहाँ माइनस लेना, तो प्लस हो गया 4a/3, ये कोएफिशिएंट ऑफ x है और डिवाइड बाई 2, तो 2 to the 4, तो ये 2a/3 हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ आ जाएगा 2b/3। तो देखो 2a/3 यहाँ पे है और ये 2b/3, तो सेंटर तो सही है। और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है r √, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c होता है, तो c यहाँ 0 है, यानी कांस्टेंट का टर्म 0 है, यानी c वो वाला मत समझिएगा। और ये g और f है, स्क्वायर करना होगा, तो 2a/3 का स्क्वायर करो तो आ जाएगा, बल्कि वही चीज़ हो गया 4a² 9 और प्लस 4b² 9 और प्लस कांस्टेंट तो 0, यहाँ से 0 हो गया, तो 4/9 है, स्क्वायर रूट बाहर निकालो तो 2/3 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा a² प्लस b²। ये रेडियस, तो रेडियस भी सही दे रखा है यहाँ पे, तो यानी b इज़ ऑल्सो करेक्ट। सिमिलर अब एक्जैक्टली ये काम कीजिएगा आप -2 के लिए, तो ये भी एक सर्किल ही आएगा, आप चेक कर लेना, तो मेरे ख्याल से c भी सही आएगा और ये शायद गड़बड़ है, तो यू कैन डू दिस क्लियर बिल्कुल। तो आंसर यहाँ दे रखा है, अब आप इसको कर लेगा, पूरा प्रोसेस आपको समझ में आएगी होगा। चलिए नेक्स्ट इसको समझो, ये क्या कह रहा है, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंप्राइजिंग 2 चार्जेस, मैं यहाँ बनाते चला जा रहा हूँ यार, -q और ये क्या है +q, ठीक है ना, और ये पूरा डिस्टेंस जो है वो d है, तो डायपोल मोमेंट जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका q इंटू डी और डायरेक्शन क्या होगा i कैप। अच्छा इस सब का मास भी दे रखा है, ये मास m है और इसका मास भी m है, ओके। Separated by a fixed distance and initially at rest with its dipole moment pointing along I, okay. A uniform electric field EJ is turned on at time t is equal to 0। एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका टर्न हुआ किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, E इज इक्वल टू कितना दे रखा है EJ, ठीक है ना, तो एट टाइम t एंड इट इज टर्न ऑफ एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे टर्न ऑन, t इज इक्वल टू TF पे ऑफ, ठीक है ना, ऑफ हो गया। व्हेन द डायपोल मोमेंट मेक्स एन एंगल थीटा f, उस वक्त जो एंगल बना रहा है इस वक्त ऑफ होने के टाइम तो एंगल बना रहा है थीटा f, सब कुछ इन्फॉर्मेशन लेते आना। नेग्लेक्टिंग एनी सोर्सेज ऑफ एनर्जी लॉस, करेक्ट ऑप्शन इज और आर, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब ज़रा देखो इसमें हुआ क्या कि ये आपका, मैं यहाँ से बना दे रहा हूँ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड E, ठीक है ना, और ये जो टर्न होगा तो जाहिर बात है कि P क्रॉस E से किधर जाए, ज़रा बताओ, P किधर है और E किधर है, इस साइड, तो कैसे टर्न होगा इसमें, अगर आप टॉर्क लगाओ तो क्या होगा ज़रा बताओ, जाहिर बात है कि ये ऐसे जाएगा Q और E, इसका मोशन इधर होगा तो E ऐसे घूमेगा, तो थोड़ी देर के बाद मान लीजिए कि ये चीज़ ऐसे आ गई, वही
कितने टाइम के बाद है, टी एफ टाइम के, टी एफ ई टाइम की बात ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो और ये एंगल आप पी क्रॉस ई है ना, तो एक चीज़ ध्यान देना ज़रा सा, मैं इस एंगल को यानी दैट इज के मोमेंट, डायपोल मोमेंट और फील्ड के बीच का एंगल थीटा ले रहा हूँ, तो ये एंगल आपका जो हो जाएगा, बल्कि ऐसे इसी को थीटा ले तो ये 90 माइनस थीटा होगा, है ना, ज़्यादा अच्छी बात, क्लियर है। तो असल में क्वेश्चन उसी हिसाब से पूछा है, तो रोटेशन वाला एंगल जो थीटा है बोला, देखो क्या कहता है, डायपोल मोमेंट मेक्स एन एंगल थीटा एफ विथ आई, तो ये थीटा एफ विथ आई के साथ, ये 90 माइनस थीटा एफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डायपोल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स जे। अभी देखो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ कंसीडर इलेक्ट्रिक डायपोल कंप्राइजिंग टू चार्जेस दिस सेपरेटेड बाय जस्ट एन इनिशियली एड्रेस विद डायपोल मोमेंट इतना अलोंग द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज टर्न ऑन एट दिस टर्न ऑफ एट द डायपोल मोमेंट नेगलेक्टिंग। एक चीज़ कुछ दिया कि नहीं, हाँ, तो इस केस में जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, इसमें जाहिर बात है कि नेट फोर्स तो जीरो है ना, तो सेंटर ऑफ मास कहीं मूव करके नहीं जाएगा, क्योंकि देखो इस पे फोर्स लगेगा वो लगेगा क्यू ई डाउनवर्ड और इस पे फोर्स लगेगा क्यू ई अपवर्ड, तो ये टॉर्क वाला केस है जो सिर्फ घुमाएगा, इसमें नेट फोर्स अगर बढ़ो तो ये डिस्प्लेस भी होता है, सेंटर ऑफ मास का मूव करता है, लेकिन चूंकि नेट फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जा रहा, ये इसके बाद सिर्फ घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ जो फर्स्ट पार्ट है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डायपोल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स जे, ये गलत है, तो ए तो रॉन्ग है। अब आइए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ इज इक्वल टू दिस मच व्हेन थीटा एफ इज इक्वल टू पाई बाई 6, तो ओमेगा एफ निकालना, कैसे निकालोगे बताओ, बता सकते हो? चलो मैं निकालता हूँ। देखो इसमें एक्चुअली है क्या कि एनर्जी तो कंजर्व है, क्योंकि ये पार्ट उसने लिख रखा है नेगलेक्टिंग एनी सोर्स ऑफ एनर्जी लॉस, तो मैं लिखूंगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल, एनर्जी को मैं कंजर्व कर रहा हूँ इसके हिसाब से ही, तो दिस विल बी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल, है ना। जब थीटा एफ की वैल्यू क्या बता रहा है, पाई बाई 6, ये बोला कि इसकी वैल्यू आप ले लीजिएगा पाई बाई 6, तो हम पुट करेंगे अभी। तो इनिशियल काइनेटिक तो जीरो है, स्टार्टिंग में तो रेस्ट में था, क्वेश्चन के हिसाब से वो रेस्ट में था, रेस्ट देखिए इनिशियली एट रेस्ट लिखा हुआ है, एंड पोटेंशियल क्या होता है, माइनस पी डॉट ई होता है, तो फर्स्ट केस में देखो क्या होगा, माइनस पी डॉट ई, तो पी आपका ऐसे था और ई ऐसे है, इस वक्त जो इनिशियल केस में जो एंगल है वो 90 डिग्री, तो पी इंटू ई इंटू कॉस 90, कोई दिक्कत नहीं। फाइनली क्या होगा, फाइनली हो जाएगा हाफ, क्योंकि ये सिर्फ रोटेट कर रहा है, ट्रांसलेट नहीं कर रहा, तो ये हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मैं आई बाद में पुट करूँगा, और ये ओमेगा फाइनल स्क्वायर है, ये ओमेगा है, मैं इस पोजीशन की बात कर रहा हूँ, इस पोजीशन में जब आएगा तो ये ओमेगा फाइनल है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और पोटेंशियल का हो जाएगा माइनस पी इंटू ई इंटू कॉस, दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा एफ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 90 माइनस थीटा एफ, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे सॉल्व करते हैं ज़रा सा इसको, तो ये तो जीरो हो गया, कॉस 90 वैसे चीज़ जीरो होगी, इसको इधर ले आओ, ये पॉजिटिव हो जाएगा, अब कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा पी इंटू ई इंटू साइन थीटा एफ, और इधर क्या बचा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा एफ स्क्वायर, ठीक है। आई कितना हो रहा है देखो, आई हो जाएगा एम मास यहाँ पे है और ये डी बाई 2 है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि टोटल डिस्टेंस डी है, ये हो जाएगा एम इंटू डी स्क्वायर बाई 4, अब फिर इतना ही इसका एम इंटू डी स्क्वायर बाई 4, तो ये हो जाएगा एम डी स्क्वायर बाई 2, टोटल इनर्शिया आपका इतना है, मैं यहाँ पुट कर दूँगा इसे, तो लेट्स फाइंड आउट। तो P आपका, अच्छा P कितना है, Q इंटू डी मैग्नीट्यूड वाइज, और E हो गया यहाँ पे E है, साइन थीटा F यानी साइन पाई बाई 6, क्वेश्चन के हिसाब से थीटा एफ इतना दे रखा है। उल्टा भी कर सकते हैं आप, ओमेगा की वैल्यू पुट करके थीटा निकाल सकते हैं, या थीटा की वैल्यू पुट करके कितना निकाल सकते हैं, ओमेगा, दोनों से आ जाएगा, तो मैं ओमेगा निकाल रहा हूँ थीटा पुट करके, और इसको हो जाएगा हाफ आई कितना है, एम डी स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा आपका ओमेगा एफ स्क्वायर। तो देखो काट दो इसको, तो साइन पाई बाई 6 तो हाफ ही हो गया ना, तो ये हाफ और ये हाफ कैंसिल, तो यहाँ से ओमेगा एफ देखो क्या आ रहा है, ओमेगा एफ स्क्वायर क्या आएगा 2, अच्छा एक डी भी काटी दो यहाँ से,
ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2QE और डिवाइड बाई MD। ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया आपका 2QE/MD, राइट। तो यही है भी ऑप्शन, ठीक है। या तो आप ओमेगा की वैल्यू पुट करके थीटा निकाल सकते थे, या थीटा पुट करके ओमेगा निकाल, तो ये आपका सही आ गया बेसिकली। इसके बाद बोला कि थीटा F π/3 देन द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डायपोल इज गिवन बाय दिस। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यहाँ से अगर निकालें हम, देखो तो हमने कंजर्व ही किया है बेसिकली एनर्जी, तो वैसे भी कंजर्व है। अब की बार θ इक्वल π/3 के लिए निकालना है, तो लेट्स सी। इनिशियल काइनेटिक पोटेंशियल 0 है, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल, राइट। मुझे निकालना है चेंज, तो K फाइनल माइनस K इनिशियल जो होगा ये हो जाएगा U इनिशियल माइनस U फाइनल। तो अब जरा देखो क्या होने जा रहा है, मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये पूरी चीज़ निकालनी है। तो ये है U इनिशियल माइनस U फाइनल, और U इनिशियल आपका 0 था, तो ये आपका 0 हो गया, माइनस फिर माइनस P डॉट E, ये लिखूँगा मैं माइनस P इंटू E इंटू कॉस। अब देखो फिर वही बात है, थीटा π/3 है, थीटा फाइनल यहाँ पे मुझे एंगल जो होता है इसके बीच का लेना था, 90 माइनस π/3 यानी π/2 माइनस π/3, यही करूँगा मैं ना, क्योंकि ये इस केस में π/3 बोल रहा है। तो देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज इक्वल टू P यानी Q इंटू D, और ये हो गया E, और ये आपका π/2 यानी कॉस है बेसिकली, 3 माइनस 2 ये π/6 आ रहा है, तो π/6 का मतलब QDE, तो QDE तो आएगा यानी QED तो है, और cos π/6 होता है √3/2, लेकिन यहाँ 2√3 बोला, तो ये भी रॉन्ग है। एंड आगे देखो क्या बोल रहा है, फॉर थीटा F इक्वल टू π/4 द डायपोल रिटर्न्स अराउंड इट्स सेंटर ऑफ मास विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर t ग्रेटर देन TF। तो ये तो हमेशा हो जाएगा ना, बोल रहा है कि भाई जब ये है यानी जहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया है, उसके बाद तो किसी भी एंगल पर अगर आप निकालोगे तो उस केस में तो जब टॉर्क लगना बंद हो गया, टॉर्क लगना जब बंद हो जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी ऑब्वियसली, तो ये सही है इस केस में, क्लियर है। तो इस केस में ऑप्शन क्या है, बी एंड डी। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, मोनोटोमिक गैस, तो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन वो लिखते जाते हैं, n इज इक्वल टू 10 मोल्स है, एंड मोनोटोमिक है तो गामा विल बी 5/3, CV हो जाएगा आपका 3R/2 एंड CP इज 5R/2, ओके। ये सब रिलेशन हो गया हमारे पास। इन स्टेट A एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, A पे जो प्रेशर है वो आपका P0 है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड टेम्परेचर यहाँ पे क्या दे रखा है, TA, मैं यहाँ लिखता जाता हूँ यार, PA जो है वो P0 है, और TA जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस मतलब हो गया 300 केल्विन, कोई दिक्कत नहीं। इज इनक्लोज इन ए मेटल सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम V0, तो VA V0 तो खैर मालूम ही हो जाएगा, VA जो है वो V0 है, ओके। फिटेड विद ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन, ओके। द गैस इज सडनली कंप्रेस्ड, तो यानी A से B का जो प्रोसेस है वो आपका क्या है, ये एडियाबेटिक है, सडनली कंप्रेस्ड एडियाबेटिक, ओके। सडनली कंप्रेस्ड टू विद वॉल्यूम, सडनली कंप्रेस्ड टू स्टेट B विद वॉल्यूम V0/3, ओके। तो VB जो है वो V0/3 दे रखा है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। नेक्स्ट क्या प्रेशर वगैरह पूछा होगा, B वगैरह पे देखो पूछ रहा है, तो सारी चीज़ें हम लोग निकालते चले जाएंगे अभी। नाउ इसमें PB हमको नहीं पता है, और TB भी निकालना पड़ेगा, हमको लगता है सारी चीज़ें निकालनी ही पड़ेंगी, राइट। Now keeping the piston stationary, the cylinder is submerged in a water bath of temperature 11 degree Celsius until the gas reaches the temperature of the water bath। यहाँ के बाद बोल रहा है कि इसको अपने वाटर बाथ में रख दिया है, और इसका टेम्परेचर अल्टीमेटली TC जो आ गया है, TC चला गया है 11 डिग्री सेल्सियस, 11 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 273 प्लस 11 284 केल्विन, ये TC है।
कीपिंग द पिस्टन स्टेशनरी। तो पिस्टन स्टेशनरी का मतलब जो हो गया, फिर आइसोकोरिक प्रोसेस तो पता ही है, BC का जो प्रोसेस है वो आइसोकोरिक है ना। ये अच्छा ये फिगर दिया हुआ नहीं है, चूज़ करना क्या ऑप्शन सही है गलत, एनीवेज ठीक है, हम सारा इन्फॉर्मेशन पहले से लिख रहे हैं। BC चूँकि बोला कि पिस्टन को स्टेशनरी रख दिया तो आइसोकोरिक ही होगा। द सिलेंडर बाथ विच इज डिनोटेड एज स्टेट C। फाइनली while still in the water bath the piston is brought slowly to its initial position। तो slowly मतलब यहाँ पे आपको आइसोथर्मल कर लीजिएगा, तो C से F जो है वो आइसोथर्मल। ठीक है, and brought slowly to its initial position which is denoted by state if R is in the ठीक है universal gas constant then the correct option is or R, और वैल्यू 9 पर 1/3 वैल्यू दे रखा 2. एनीवेज तो देखो फर्स्ट केस जो है वो एडियाबेटिक है, और एडियाबेटिक का जो स्लोप होता है वो थर्मल से बड़ा होना चाहिए। तो एनीवेज ये प्रोसेस हमको सही लग रहा था। स्कीमेटिक PV डायग्राम में प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव इज A से स्टार्ट किया एडियाबेटिक, फिर B से C आपका आइसोकोरिक है, और फिर आइसोथर्मल हो गया, यहाँ पे आगे ख़त्म हो गया। तो स्कीमेटिक PV डायग्राम द प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव इज करेक्ट, ये सही है, A इज करेक्ट। इसके बाद क्या करेंगे, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन गोइंग फ्रॉम स्टेट A टू B, यानी डेल्टा UAB पूछा है उसने कि कितना होगा। तो डेल्टा U को तो आपको रिलेशन पता ही है, दिस इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, यानी NCV निकाला हुआ, N है 10, CV है 3R/2, और डेल्टा T का मतलब मुझे निकालना होगा और TB माइनस TA। तो TA तो मुझे मालूम है 300, TB निकालने के लिए मुझे एडियाबेटिक प्रोसेस को यूज़ करना हो, तो मैं यहाँ अप्लाई कर लेता हूँ। TAVA गामा -1 इज इक्वल टू TBVB गामा -1। तो TA आपका 300 है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा VA है V0 और VB है V0/3। गामा -1 का मतलब कितना हो गया यार, देख लो पहले। गामा -1 का मतलब हो गया 5/3 -1 यानी 2/3। तो मैं यहाँ पर कर दूँगा 2/3। V0 कैंसिल, हम लोग निकाल क्या रहे हैं, T2 निकाल रहे हैं। तो T2 की वैल्यू हो गई 300, 3 का स्क्वायर 9, 9 का पावर 1/3, तो 300 इंटू 9 का पावर 1/3 कितना होगा, 2.08 दे रखा है। तो देखो क्या आ रहा है, ये 2 0 ये हट ही जाएगा, तो 624 आ रहा है, 624 केल्विन। तो यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, ये आंसर आ जाएगा 2 5 10 15R इंटू TB आ गया 624 और TA है 300, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 324। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करके 15 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 15 4 60, 0 कैरिंग 6, 15 2 30, 6 36 कैरिंग 3, 15 3 45, तो 48 ये आ रहा है। इतना R आना चाहिए डेल्टा U। 4860 है यहाँ पर, सही है, तो B इज़ करेक्ट। इसके बाद देखिए द नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द होल प्रोसेस। होल प्रोसेस मतलब A से B से लेके C से F तक। तो मुझे इस केस में TF चाहिए, बाकी तो सब आसानी से हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा U फॉर द होल प्रोसेस जो होगा A से लेके F तक, तो बाकी तो वही, लेकिन मुझे इसमें TF चाहिए। TF क्या है ज़रा देखो, TF है वही, देखो मैं TC जो है आपका 284 है, इसके बाद तो थर्मली गया है, तो TF भी 284 ही होगा, है ना। तो मैं लिख रहा हूँ NCV डेल्टा T, तो फॉर्मूला सेम ही रहता है चाहे कोई प्रोसेस हो। N इज़ 10, CV इज़ 3R/2, TF कितना है 284 और ये कितना था 300 TA, तो ये हो गया 2 5 10 यानी 15R। इसको मैं ऐसे कर लूँ 15R इंटू -16। चलो तो निकालता हूँ मैं। इसके लिए मैं क्या लिखूँगा, PV गामा PA गामा इज इक्वल टू PB VB गामा। तो PB हो जाएगा
पी ए इज पी नॉट, वी ए इज वी नॉट, और ये हो जाएगा वी नॉट बाई 3 पावर गामा, गामा का मतलब 5/3, वी नॉट कैंसिल, पी ए कितना है, पी नॉट है, और 3 का पावर 5/3, तो pressure and temperature of the state B are 2.08 times. तो ये सही नहीं आ रहा ना, ये कुछ अलग ही आ रहा है, ये तो 3 के पावर 5/3 आ रहा है, विच इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू दिस मच, 2/3 होता तो ये आता, नहीं ये रॉन्ग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, 2 थिन वायर्स, वायर 1 ऑफ डायमीटर इतना, एक का डायमीटर दे रखा है, वायर 1 की बात मैं कह रहा हूँ 0.650 मिलीमीटर, ठीक है ना, ऐसे करता हूँ मैं। एंड वायर 2 की वैल्यू उसने दे रखा है, अननोन है, उसको डी मान लिया, ओके। टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ डी, द डायमीटर ऑफ द 2 वायर्स आर मेजर्ड विद द स्क्रू गेज हैज़ पिच इतना, एंड देर आर 100 डिवीजन्स, तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, पिच है 0.5 मिलीमीटर बाय नंबर ऑफ डिवीजन, पॉइंट ये हो गया आपका 0.005 मिलीमीटर, दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्क्रू गेज, ओके। ऑन दिस सर्कुलर द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द, खैर है लीनियर स्केल 0.5 मिलीमीटर है, ओके राइट। द टेबल शोज द रीडिंग्स ऑफ LS एंड CS फॉर द मेजरमेंट, द वैल्यू ऑफ D इन माइक्रोमीटर आपको निकाल के देना है, ओके। तो चलिए फर्स्ट वायर में जो हमारे पास रीडिंग है वो एक्चुअल में देखो फर्स्ट वायर का डायमीटर इतना दे रखा है, तो D1 की जो वैल्यू आएगी वो हो गया, पहले तो लीनियर स्केल की जो रीडिंग है वो लिखेंगे 0.5 मिलीमीटर, ठीक है ना, प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग हो गई 42 इंटू लीस्ट काउंट 0.005 एंड माइनस एरर, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 0 एरर, कुछ ना कुछ एरर होगा दिया हुआ इसीलिए, क्योंकि इसके 0 को फिर हम लोग सेकंड वाले में यूज़ करेंगे। तो D1 की वैल्यू है 0.650, ये हो गया 0.5 मिलीमीटर है भाई, मीटर नहीं, एंड इसको ज़रा देखो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 0.210 एंड माइनस 0 एरर, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली कितना आ रहा 0 एरर, ज़रा चेक कर लो, 0 एरर इज कमिंग आउट टू बी कितना आएगा 0.5, और ये हो जाएगा 0.710 माइनस 0.650, तो 0.060 मिलीमीटर, ये आपका 0 एरर आया, ओके। अब इसको सेकंड वाले में यूज़ कर लेंगे हम लोग, तो सेकंड वाले में मुझे D निकालना है, तो D वाले में फिर वही काम करूँगा, पहले तो लीनियर स्केल की रीडिंग तो 1.5 मिलीमीटर, फिर सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेना होगा तो ये लेना होगा प्लस 95 इंटू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट कितना आया मेरे पास, ये है 0.005 एंड माइनस 0 एरर, चूँकि 0 एरर पॉजिटिव आया तो साइन के साथ ही लेना है, तो ये हो जाएगा 0.06। तो चलो सॉल्व करता हूँ मैं, 1.5 प्लस ये हो जाएगा 0.475 और माइनस 0.060, तो चलो सॉल्व करो, ये वैल्यू आ जाएगी 1.5, अगर मैं इसको सोलूँ तो ये हो जाएगा 1.975 और माइनस 0.060, तो 5 माइनस 0 इज़ 5, 7 माइनस 6 इज़ 1, 909 1 पॉइंट दिस, ये आपका इतना तो मिलीमीटर है, आंसर माइक्रोमीटर में पूछा है, तो और आगे बढ़ा करके 3 पावर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1915 इंटू 10⁻6 यानी इतना माइक्रोमीटर है ना। तो दिस इज दी आंसर, आंसर सही होगा, हाँ ठीक है, ओके डन। नेक्स्ट मूव कीजिए। ये क्या कह रहा है कि इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट अ स्लिट ऑफ विड्थ इतना, तो विड्थ है बी ले लेता हूँ मैं, बी की वैल्यू दे रखा है 0.016 प्लस माइनस ये एरर दे रखा है 0.002, सब मिलीमीटर में, ओके। इज़ यूज टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, वेवलेंथ निकालना है, ठीक है। इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमम यानी थीटा, थीटा दे रखा है 2 डिग्री प्लस माइनस
40 मिनट है तो 40 मिनट कितना डिग्री हुआ, 2/3 डिग्री कर लो, है ना। 20 मिनट होता है 1/3, 20 मिनट जो डिग्री का होगा 1/3 होगा, ये 40 है तो 2/3 हो गया था डिग्री, ठीक है। ये एरर हो गया। द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ, यानी डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा निकालना। तो ये एरर मेजरमेंट आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। और डिफ्रैक्शन का जो रिलेशन होता है आपको पता है, बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। चूँकि ये बहुत छोटा सा एंगल बहुत स्मॉल है तो हम इसको बी थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा ही मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एन चूँकि फर्स्ट ही केस है तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी बी इंटू थीटा, राइट। अब मुझे फ्रैक्शनल एरर निकालना है इन वेवलेंथ। यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा, सब याद है ना, डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा बी बाई बी एंड प्लस डेल्टा थीटा बाई थीटा, ओके। डेल्टा बी क्या है, वो यहाँ है, इट इज डेल्टा बी, तो ये हो जाएगा 0.002 बाई बी क्या है, वो ये है 0.016 प्लस डेल्टा थीटा क्या है 2/3 और थीटा कितना है 2 है, ये कैंसिल हो गया, ये पॉइंट हटा दीजिए, 2 8 16, तो ये वैल्यू आ रही है कितना 1/8 प्लस 1/3, तो 8 + 3 11/24 इतना आएगा। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लो और क्या, पॉइंट डालिए इसको, तो 4 जाएगा, 4 4 × 16, फिर 0 डाल दीजिए और ये हो जाएगा। अब 5 8 या 5 9 आएगा तो अल्टीमेटली ये 6 ले सकते हैं आप, हाँ चलिए ठीक है। और रफली इतना ही आएगा 0.46, वो है आपके पास ऑलरेडी, डन। ये आपका आ गया डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा फ्रैक्शनल चेंज या फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ, ओके। इसमें आ जाइए बाप। एज शोन इन द फिगर, अ रे ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट इंटर्स फ्रॉम वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NW, बीच में गिलास है, फिर वाटर है, फिर ये कोई और मीडियम है, ओके। सब कुछ दे ही रखा है। एट ए पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल I, तो ये यहाँ से गया है और इसमें निकला अल्टीमेटली, अच्छा दोनों की वैल्यू सेम ही है, यहाँ भी I ही हो जाएगा, ठीक है ना। एंड इसके बाद बोल क्या रहा है, पोलर एट ए पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल द रिफ्लेक्टेड रे CD, ये देखिए आया, इज पोलराइज्ड इन द डायरेक्शन एज शोन इन। एनीवेज हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे पोलराइज्ड, ये ब्रिस्टल्स लॉ अगर याद होगा तो बहुत आसानी से आप रख सकते हैं। तो tan I की जो वैल्यू होती है वो होता है क्या है, म्यू ऑफ दैट मीडियम इनटू विच द लाइट वाज अबाउट टू एंटर, तो ये हो जाएगा NP और डिवाइड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम फ्रॉम विच द लाइट वाज एंटरिंग, तो ये NW हो जाएगा। तो NP कितना है 4/√3 और ये कितना है 4/3, ये 3 4 4 कैंसिल, 3/√3, ये हो जाएगा √3। tan I इज इक्वल टू √3, तो I कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। आइए नेक्स्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें क्या करेंगे, एज शोन इन द फिगर द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कैन बी फाउंड बाय द हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, ओके। हियर द रेजिस्टेंस R2 इज एडजस्टेड सो दैट द की व्हेन द की इज क्लोज्ड, जब की क्लोज्ड है इन द गैल्वेनोमीटर बिकम्स हाफ, मैं लिख रहा हूँ, is adjusted such that when the key is closed the deflection in the galvanometer becomes half of the value as compared to when K is open। यानी बेसिकली बोला कि करंट इन गैल्वेनोमीटर when it is closed is half the galvanometer current when it is open, key is open। ये पहली बात तो इसने ये की। Now half deflection is obtained at R2 is equal to, R2 की वैल्यू दे रखा है इसने कितना 4 ओम, and thus the galvanometer resistance is found to be, उस इंस्टेंट पे galvanometer resistance जो है वो आपका क्या है 6 ओम, ओके। In this half deflection condition the current in milliampere through the resistor R1 पूछा है, I थ्रू R1 इज वॉट, ये आपसे पूछा गया है। तो ठीक है, पहले मैं इसको
कीज़ को ओपन करके रखता हूँ और ये वैल्यू मुझे पता है गैल्वेनोमीटर का जो है रेजिस्टेंस 6 ओम दे रखा है। तो जब ये ओपन रहेगा तो फिर इसमें करंट जाएगा, तो उस केस में यानी मैं लिख रहा हूँ आई जी ओपन जो है वो तो सिर्फ इस वाले पे करंट जाएगा, तो ये हो जाएगा बैटरी का वोल्टेज बाई R1 प्लस जी, R1 प्लस आर जी दे रखा है 6। तो पहला इक्वेशन तो ये आ गया, ठीक है ना। अब एक चीज़ और देखो, जब ये क्लोज हो जाएगा तो R2 कितना है 4 है और RG 6 है, तो ये टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। मैं दोबारा बनाऊँ, जब ये क्लोज करूँगा तब ये तो R1 हो गया, ये आपका 10 वोल्ट होगा और यहाँ आपके पास मैं नेट रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, कंफ्यूज ना करना। ये हो जाएगा आपका 10 वोल्ट, ये है R1 और ये हो जाएगा पैरेलल में ना 6 इंटू R2 कितना है 4 है, इसका पैरेलल कितना होगा 6 इंटू 4 बाई 6 प्लस 4, 6 इंटू 4 बाई 6 प्लस 4 यानी 10, तो 24 बाई 10 यानी 2.4, तो ये 2.4 ओम, राइट। अब इसमें जो करंट जाएगा, इसमें जो करंट होगा इस वाले में वो कितना होगा, देखो वो हो जाएगा आपका 10 बाई R1 प्लस 2.4, राइट। तो अब इसमें जाहिर बात कि करंट आगे यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ तक तो आ गया ये वाला करंट। अब इसके बाद बटेगा, तो बटने में चूँकि इन्वर्स ये होता है पैरेलल में जा रहा है, तो मुझे निकालना है इसमें, तो मैं क्या लिखूँगा। अब मैं देखो यहाँ लिखने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आई जी, अब मैं यहाँ लिखा रहा हूँ क्लोज्ड, तो ये वैल्यू होगी दिस मच करंट यानी 10 बाई R1 प्लस 2.4 इंटू, इसमें निकालना तो पहले इससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं R2 इज 4 अब बाई R1 प्लस R2 यानी 10, ठीक है। तो ये 10 कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई आई जी क्लोज्ड। अब आई जी ओपन भी हमारे सामने है, आई जी क्लोज भी हमारे सामने है, अब इस रिलेशन को यूज़ कर लेंगे। तो आई जी क्लोज्ड यहाँ लिखा हुआ पहले लेफ्ट साइड में, तो लिखूंगा आई जी क्लोज्ड इज़ 4 बाई R1 प्लस 2.4, दिस इज आई जी क्लोज्ड, है कि नहीं, इज इक्वल टू हाफ टाइम्स आई जी ओपन। आई जी ओपन कितना है 10 बाई R1 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 2 5 10 कर लीजिए। अभी इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो मैं लिखूँगा 4R1 प्लस 4 6 24 इज इक्वल टू 5R1 अब प्लस 5 इंटू 2.4 कितना होगा 12, ठीक है। तो अब ये 5R1 है, ये 4R1 इधर जाके R1 माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा राइट साइड में बचेगा R1 और इधर 24 माइनस 12 यानी R1 की वैल्यू आ गई 12 ओम, है ना। 24 माइनस 12 12, R1 की वैल्यू 12 ओम आ गई। अब मुझसे उसने पूछा है कि क्या इन दिस हाफ डिफ्लेक्शन कंडीशन द करंट इन मिली एम्पियर थ्रू द रेजिस्टेंस R1 इज, ठीक है। तो अब जरा देख लो आई जी क्लोज्ड जो है हमको निकालना है R1 के थ्रू, तो ये तो देखो सिर्फ इसमें है ना, ये जो करंट हमारा निकाला वो इसमें निकाला है, टोटल करंट इसमें कितना था वो था ये वाला, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये जो करंट इसमें पास करेगा वही R1 से थ्रू पास कर रहा है, तो आई की वैल्यू जो आ रही है ये R1 ही मैं निकाल लूँ बेसिकली, ये इससे भी जा रहा है इससे भी जा रहा है, ये पूरे कॉम्बिनेशन से जा रहा है, तो ये हो जाएगा 10 बाई R1 इज़ 12 प्लस 2.4 यानी 14.4, यानी ये हो जाएगा 100 बाई 144। सॉल्व कर लेना, ये वैल्यू मेरे ख्याल से इतनी आ जाएगी, और चूँकि ये आएगा आपका एम्पेयर में, मिली एम्पेयर में निकालना है, तो मैं ऐसे कर दूँ 100,000 कर दीजिए और यहाँ मिली एम्पेयर कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 144 कर लो, तो जब सॉल्व करो तो ये वैल्यू आ जाएगी 694.44, ठीक है, दिस मच मिली एम्पेयर, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आसान है बहुत ही, लेट्स डू इट। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि मास, लेंथ, टाइम और करंट, इस सब का यूनिट उसने ये ले लिया है अलग, सब में 5 kg, 5 मीटर, 5 सेकेंड, 5 एम्पियर, और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो एक चीज़ देखो, हम लोग जानते हैं कि C बराबर होता है √1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये तो मालूम ही है। अगर हम दोनों साइड म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दें तो म्यू नॉट C बराबर आ जाएगा म्यू नॉट बाई √म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। जब यू अंदर लोगे स्क्वायर में तो ये ऐसे आ जाएगा, यानी रूट के अंदर लोगे तो इतना आएगा म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, ये कट गया, ये वैल्यू आ गई म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी इसका डायमेंशन वही है जो म्यू नॉट C का है, राइट। तो मुझे म्यू नॉट C का डायमेंशन निकालना है। म्यू नॉट C का डायमेंशन होता क्या है, हम ये भी जानते हैं कि फोर्स पर यूनिट लेंथ जो निकालते हैं दो के बीच में,
ये होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 इंटू I2 बाई डी, फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है। तो ये डी हटा दो, मुझे म्यू नॉट की 4 पाई का तो कोई यूनिट नहीं होता है, तो म्यू नॉट जो निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो म्यू नॉट का जो डायमेंशन है वो है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, सॉरी मीटर नहीं, एम्पियर स्क्वायर, राइट। एंड इनटू ये सी है तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो अब इसको अगर मैं डायमेंशन वाइज लिखूँ तो न्यूटन का होता है MLT-2, फिर ये हो जाएगा L, और ये एम्पियर स्क्वायर ही है, और ये हो जाएगा T। तो बेसिकली ये आ क्या रहा है, ये आ रहा है ML स्क्वायर, और नीचे आ रहा है A स्क्वायर इंटू टी का पावर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास डायमेंशन आ रहा है, डन। अब मुझे वही यूनिट कन्वर्जन लिखना है, तो मैं लिखूँगा N1U1 इज इक्वल टू N2U2, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा N1 कितना है 1, और U1 कितना है, इसमें मैं लिखूँगा मास के लिए किलोग्राम, इसके लिए मीटर स्क्वायर, इसके लिए एम्पियर स्क्वायर, और इसके लिए सेकंड क्यूब। N2 मुझे निकालना है। इसमें देखो मास का जो के यूनिट दे रखा है वो कितना है 5 kg, तो मैं लिखूँगा 5 kg। लेंथ का स्क्वायर है, लेंथ का यूनिट कितना है 5 मीटर, इसका स्क्वायर करना हो तो ये हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाई एम्पियर का है 5 एम्पियर, तो उसका स्क्वायर तो 25 एम्पियर स्क्वायर, और टाइम का है 5 सेकेंड, तो उसका क्यूब, तो ये हो जाएगा 125 सेकेंड क्यूब। तो देखो 25 इंटू 5 125 यहाँ भी हो गया, ठीक है। और ये बाकी काट करो, एम्पियर स्क्वायर सेकंड क्यूब मीटर स्क्वायर केजी, एम्पियर स्क्वायर सेकंड क्यूब मीटर स्क्वायर केजी। तो N2 की वैल्यू ये 25 इधर आ जाएगा, तो N2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 25, है ना। तो इस यूनिट में 25 है इसकी वैल्यू, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ 1 SI यूनिट ऑफ दिस इज इन दिस सिस्टम कितना है 25। तो दिस इज द आंसर, देखो यहाँ पे, ओके। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन था, मुझे लगता है कि उसे बाद में करूँगा।